नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी आपका योगेंद्र टाइम्स पर स्वागत करता हूं। इस समय मोदी रोजगार दो कैंपेन चल रहा है। स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं और हम भी आपके बीच में इन्हीं स्थितियों पर बात करने के लिए आज हाजिर हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि आखिर मोदी रोजगार दो अभियान क्यों चला, इसके पीछे क्या कारण है और भारत में इस समय रोजगार की स्थिति के साथ साथ मुख्यतः यूपी में क्या रोजगार की स्थिति है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए श्री अविनाश पांडे जी हैं। ये स्वयं लगातार कई वर्षों से एक सफल प्रतियोगी रहे हैं। इन्होंने सीजीएल 2017 का प्री मेंस दिया। 2018 में इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, पोस्ट अभी मिलना बाकी है। 2019 में भी प्री मेंस ये कर चुके हैं और ये बीडीओ में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, परंतु इस समय ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। तो एक सफल होते हुए व्यक्ति का सफल ना कहा जाना कितना पीड़ादायक हो सकता है, माननीय श्री अविनाश पांडे जी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया कि मेरा किस किस परीक्षा में मैंने परीक्षा को उत्तीर्ण किया, परंतु अभी भी मैं एक विद्यार्थी की भांति ही दिन रात पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी भी कोई उम्मीद की किरण सामने नहीं नज़र आ रही है कि कब रोज़गार मिलेगा, कब ज्वाइनिंग होगी, कब मैं भी अपने अकाउंट में पहली सैलरी का वो मैसेज देखूँगा, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। तो इसी बात का सपना लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मेरे तरह लाखों विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं। मैं इसमें कोई एक ही नहीं हूँ। अब आगे सर से देखिए कुछ हमारे वार्तालाप होंगे जो शायद आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे और आप रूबरू होंगे भारत में मोदी जी के क्रिया कार्यान्वयन से, जो भी वो अपना योजना चला रहे हैं। सर, जैसे कि इसमें मोदी रोजगार दो अभियान चल रहा है, ट्विटर पर नंबर 1 का ट्रेंड कर रहा है, तो आपको क्या लगता है इसी समय ये अभियान शुरू होने के पीछे क्या वजह है? देखिए सर, अभी 2 दिन पहले सीजीएल 2019 का मेंस का रिजल्ट आया, आप सब जानते होंगे। तो उसमें हुआ ऐसा कि सीजीएल 2019 का मेंस 3 तिथि को हुआ था, 15, 16 और 18 नवंबर को। ठीक है, उसमें हुआ क्या, 15 और 16 को जो लेवल था मैथ का वो विगत वर्षों की भांति समान रहा, लेकिन 18 तारीख का जो मेंस था बहुत ही इजी दे दिया। ऐसा एसएससी के इतिहास में पहली बार हुआ कि वो परीक्षा यानी हाई स्कूल कक्षा 8 कक्षा 6 का लेवल उसे आप कह सकते हैं कि उसमें गुणा भाग पूछ लिया, लासा मासा पेन आधारित क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन एकदम पूछ लिया, जो कि उसमें अच्छे बच्चे वो 100 का 100 क्वेश्चन 1 घंटे में ही कर लिए और जो बच्चे थोड़ा कमज़ोर थे, जो किसी तरह प्री क्वालिफाई किए थे, तो वो भी 2 घंटे में 100 का 100 क्वेश्चन पूरा कर लिए। मतलब क्या हुआ कि उसमें अच्छे और कमज़ोर बच्चों में कोई अंतर नहीं हो पाया। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो देखने को ये मिला कि नॉर्मलाइजेशन, जैसा कि फार्मूला एसएससी ने अपने वेबसाइट पर दिया भी था, तो उस फार्मूला के चलते उन सब का मार्क्स कम कर दिया गया जिनका परीक्षा 18 तारीख को हुआ था। अब बताइए सर, उन बच्चों का क्या दोष कि जो 18 तारीख को परीक्षा दिए थे, 100 क्वेश्चन एसएससी ने लिया और 100 का 100 क्वेश्चन उन्होंने सही किया, परंतु नंबर कम होने के कारण आज वो मेंस की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए। वहीं 15 और 16 वालों का नंबर उम्मीद से ज़्यादा बढ़ गया है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ, परंतु ये गलत नीति का एग्जाम्पल है, ये गलत हुआ जो भी हुआ। तो उसी के द्वारा कि हमारे अभिनय शर्मा, आप सब यूट्यूब पे देखे होंगे, तो ये क्रांतिकारी शिक्षक की भांति हमारे साथ हमेशा ही जुड़े रहे। वो चाहे पिछली बार हुआ था जब एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट नहीं आ रहा था, तभी अभिनय शर्मा ने ही शुरुआत किया ट्वीट करने का, और इस बार जहाँ तक है हमारा यही लक्ष्य है कि ये देखिए सर, बात है किसी एक परीक्षा के लिए नहीं किया जा रहा है ये, तो इसीलिए यहाँ पर मोदी रोजगार दो ट्रेंड किया जा रहा है, न कि सीजीएल पर, क्योंकि पूरा सिस्टम ही खराब हो गया है। मतलब हमें सिस्टम को ठीक करना है, न कि केवल एक सीजीएल की परीक्षा को। ऐसा नहीं है कि 18 का परीक्षा वो दोबारा ले लें, इससे पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। अभी मेरे कुछ मित्र हैं, 2017 सीजीएल में उनका चयन हो गया है 2017 में, लेकिन उनकी भी ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई। सोचिए, 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल लोग अपना जीवन कैसे बिताएं, क्या उम्मीद, कैसे उम्मीद। तो जैसा कि अविनाश सर ने कहा कि 2 तरीके की समस्याएं यहाँ पे सामने आ रही हैं। एक तो ज्वाइनिंग में डिले किया जा रहा है और दूसरा नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम। तो क्या अगर ज्वाइनिंग को तेज़ी से किया जाए, अर्थात एक फिक्स डेट पर ज्वाइनिंग की जाए, और दूसरा जो इनका नॉर्मलाइजेशन है अगर उसको ये सुधार लेते हैं, तो क्या स्टूडेंट सेटिस्फाई होंगे? ज़रूर होंगे।
हमारी मोदी जी से यही अपील है और एसएससी के चेयरमैन से भी हमारी यही अपील है कि वो ऐसा पेपर बनाएं जिससे ऑलमोस्ट, लगभग पूरा तो नहीं हो पाएगा, ऑलमोस्ट लेवल सेम रहे। अगर उनको पेपर बनाने में दिक्कत हो रही है तो हमारी मैथ के एक्सपर्ट हैं अभिनय शर्मा, राकेश यादव सर, कई टीचर ऐसे हैं कि उनका हेल्प ले सकते हैं। वैसे उनके पास भी अच्छे एक्सपर्ट होंगे, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न हो सकता है कि वो सब लेवल में इतना डिफरेंस, ज़मीन आसमान का अंतर कर दें। अब चाहे इसमें कोई सोची समझी रणनीति हो कि लोग कोर्ट जाएंगे, परीक्षा फंसेगा, हर साल की तरह ये एग्ज़ाम भी लंबा खींचेगा। जहाँ तक है ये गलत है। पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सेम रखें, पहली बात। और सर क्या ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि यूपीएससी की तरह एसएससी भी अपना एक एग्ज़ाम कैलेंडर निकाले, उसमें डेट फिक्स करे। यूपीएससी का भी वैकेंसी लगभग 1000 आती है लगभग, और एसएससी का भी वैकेंसी जब से सरकार आई है बीजेपी सरकार, तब से इसकी वैकेंसी भी 8000, 9000, 11000 ही आ रही है। हम आपको लिंक दे देंगे, आप सब देख लीजिएगा कि 2013 से लेकर 2019 तक और 20 तक सीजीएल की वैकेंसी कैसे डाउन हुई है। 18000 से 14000, 13000, 11000। और सीजीएल 19 में अभी कल ही नया वैकेंसी लिस्ट आया, उसमें 7000 दिए हैं वैकेंसी। अब सोचिए, एक बच्चा 2018 का एग्ज़ाम दिया है। आप मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए कि मैंने 2018 में परीक्षा उत्तीर्ण किया, कोई ना कोई इसमें अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। 2019 में मेरा और अच्छा नंबर है और मेरा परीक्षा 16 तारीख को हुआ था, तो मेरा उसमें फ़ायदा ही है, उसमें भी मेरा कोई अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। और 2020 में भी मैं फॉर्म भरा हूँ, क्योंकि अभी हमारी ज्वाइनिंग कब हो इसका कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं 3 परीक्षा खुद देने जा रहा हूँ। अगर 18 में ज्वाइनिंग हो गया तो मैं 20 का परीक्षा नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। और मैं चाहता हूँ जितने भी विद्यार्थी अगर 2018 वैकेंसी में कोई अच्छा पोस्ट मिल गया हो या 19 में अच्छा नंबर हो, तो वो 2020 की परीक्षा न दें, जिससे नए विद्यार्थी जो एसएससी में आ रहे हैं उनको भी कोई उम्मीद दिखे। वरना 7000 पोस्ट आ रहा है, उसमें अगर 3-4 हज़ार लोग खाली परीक्षा वाले दोबारा फिर देकर अपना सीट कवर कर लेंगे तो नए बच्चों का क्या हाल होगा। और बड़ी दिक्कत सर ये है कि एसएससी अपनी कोई रिजर्व सीट भी नहीं रखती, वेटिंग लिस्ट भी जारी नहीं करती। आप बताइए, मान लीजिए 7000 वैकेंसी आ रही है, 5000 बच्चे 2018 में सिलेक्ट हो गए, वो फिर से 19 में उनको अच्छा पोस्ट मिल गया, 19 में आ गए, तो आखिर 18 वाली वैकेंसी क्या हाल होगा। मान लीजिए कोई बच्चा कहीं और सिलेक्ट हो गया, वो एसएससी ज्वाइन न करे, तो आखिर वो सीट रिजर्व खाली रह जाती है, उसको दोबारा फिर कभी वैकेंसी आएगी फिर ऐड करते हैं। तो वेटिंग लिस्ट जारी क्यों नहीं करती, इनको भी चाहिए कि वेटिंग लिस्ट जारी करें। दूसरा चीज़, अपना हर चीज़ का तारीख निश्चित करें कि हाँ इस महीने में एग्ज़ाम होगा, इस डेट को मेंस होगा, इस डेट को टायर 3 होगा, फिर टायर 4 होगा। अगर वो 1 साल में भी पूरी परीक्षा पढ़ा ली, अपना पूरा कर दें, वो 1 साल में ज्वाइनिंग दे दें, 1.5 साल में ज्वाइनिंग दें, तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको 2-3 बदलाव करना ही पड़ेगा सर। पहला तो वेटिंग लिस्ट जारी करना, दूसरा एक समय सीमा निर्धारित करना कि 1 साल, 2 साल, 1.5 साल के अंदर पूरी परीक्षा समाप्त हो जाए, बच्चों को ज्वाइनिंग मिल जाए। इसमें 2-3 चीज़ ऐसा है। और इनको नॉर्मलाइजेशन के लिए परीक्षा का लेवल ऑलमोस्ट सेम करना पड़ेगा, वरना 2019 की तरह कई बच्चे बहुत मायूस होंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि अविनाश सर ने अपने विचारों को रखा, आप देख रहे हैं कि 2 सुझाव यहाँ पे निकल के आए अभी कि नॉर्मलाइजेशन पद्धति में सुधार करना चाहिए, दूसरा ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को तेज़ करना चाहिए। एक बात और सामने निकल कर आई कि कैलेंडर वार्षिक रूप से एसएससी को भी जारी किया जाना चाहिए। ये भारत में आज की समस्या नहीं है, साथ ही साथ अगर भारत के तमाम राज्यों में होने वाली परीक्षाओं की भी बात करें हम, तो यही समस्या रही है कि 2018 की परीक्षा 2020 या 21 में आके फाइनल होगी। आप देखेंगे अगर पीसीएस की हम बात करें, यूपी पीसीएस की खास करके, तो 2019 का रिजल्ट 2021 में आ रहा है। ये तब हो रहा है जब पीके साहब इतने दिनों से लगातार एक्टिव हैं तब। तो उसके पीछे क्या वजह है, क्या कैसा माहौल चल रहा है, इस पे भी बातचीत करने के लिए हम कोई सेशन आयोजित करेंगे। बहरहाल अभी सर से इस मुद्दे पे बात करते हैं कि क्या घटती हुई वैकेंसियों के लिए निजीकरण जिम्मेदार है। सर निजीकरण ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन निजीकरण उस समय ज़्यादा अच्छा होगा जब हमारे बैंक बहुत ही सुदृढ़ रूप से कार्य करने लगेंगे। अभी आप देखते हैं एक आम नागरिक को अगर बैंक से ऋण लेना हो तो उनके पसीने छूट जाते हैं, वे बैंक का चक्कर लगाते रहते हैं और आखिरी में हिम्मत हार कर घर बैठ जाते हैं। कहीं उनको अपना खेत बेचना पड़ता है, कहीं बेटी की शादी में वो लोगों से उधार लेके किसी तरह अपना सारा कार्य करते हैं। तो निजीकरण हो रहा है,
अच्छी बात है, लेकिन इसको एक नियत समय पर करना उचित रहेगा, जैसा कि आप सब जानते हैं। आगे देखिए। तो जैसा कि अविनाश सर वीडियो 2018 को भी क्वालिफाई कर चुके हैं, परंतु अभी तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो आइए हम बात करते हैं अविनाश सर की क्या राय है यूपी में रोज़गार को लेकर, कि यूपी में रोज़गार की स्थितियां क्या हैं। जैसा कि वीडियो के एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पीड़ित हैं सरकार इस समय, कहीं की भी हो, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो विद्यार्थियों का उत्पीड़न करने पर लगी हुई है। परीक्षा सामग्रियां लगातार महंगी होती चली जा रही हैं और सरकार कोचिंग खोल रही है। यह अभ्युदय है कि आप लगातार कोचिंग पढ़ते रहिए लेकिन नौकरी नहीं देंगे। आइए बात करते हैं यूपी में रोजगार पर अविनाश सर से। सर, स्थिति बहुत ही दयनीय है। कभी कभी ज़्यादा सोचते हैं तो अकेले में रोना भी आता है, और बस अपने आंसुओं को दिन रात पढ़ाई करके कंट्रोल करते हैं कि नहीं, रो कर कुछ नहीं होगा, आखिर हमें पढ़ना ही पड़ेगा, दिन रात पढ़ना पड़ेगा। अभी देख ही रहे हैं, एक तो दिक्कत ये है सर, बीच बीच में अपना एक एक लॉलीपॉप दिए रहते हैं। जैसे अभी 2-3 दिन पहले पीईटी का सिलेबस जारी कर दिए। अब कुछ बच्चे इसी में खुश हो गए, कम से कम पीईटी का सिलेबस जारी हो गया। ये नहीं बताएंगे कि वैकेंसी कब आएगी, कब फाइनल होगी, इसमें कोई वो नहीं। यूपी गवर्नमेंट, आप सुन ही रहे होंगे कि योगी सरकार हमेशा दावा करती है कि 4 साल में 4 लाख वैकेंसी उन्होंने दिया, पर वास्तविकता क्या है इससे आप अनजान हैं। कि भी सिर्फ 2 बार प्राइमरी में भी भर्ती निकाला, 68,000 69,000, लेकिन उसमें भी बहुत ही घालमेल हुआ, आप देख ही रहे हैं। और साथ में एसआई की वैकेंसी विगत 4-5 वर्षों में सुनने में आता है। 2014 में सुनने में आया कि 4,000 वैकेंसी आ रही है, फिर 2015 में सुनने में आया कि 5,000 आ रही है, 16 में 6,000, 17 में 7,000 तक सुनने में आया। लेकिन एसआई की वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में अभी कोई जानकारी लिखित रूप से आयोग ने नहीं दिया। बात रही यूपी एसएसएससी की, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, अभी एक बच्चा इसमें आरटीआई दायर किया था सर, तो उसमें जो रिजल्ट निकल के आया कि अभी 2017 के बाद जब से योगी सरकार आई, तब से अभी एक भी सिंगल वैकेंसी यूपी SSSC ने अभी ज्वाइनिंग नहीं दी है। सोचिए उन बच्चों का क्या हाल होगा। और भी सर, 1-2 महीने पहले मैं यूपी SSSC साइट कम होम पेज जब मैंने खोला तो मैं क्या पाया कि वहाँ पर लिखा गया था कि 2016, 2017, 2015 तक का वैकेंसी का रिजल्ट अब जाके आ रहा है। तो ज्वाइनिंग नहीं, उसका कहीं टायर थ्रू का रिजल्ट अभी आने वाला है, कहीं टाइपिंग होने वाली है। तो भी हाल ये है कि ज्वाइनिंग कब होगा कब नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। बात रही वीडियो की, जिसके मैं सिलेक्टेड हूँ, अभी हमको सर कल 2 बच्चे मिले थे, वो बता रहे थे कि सर 1.5 साल पहले वीडियो का रिजल्ट आया और वीडियो का रिजल्ट उसमें अपना नाम देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उन्हें क्या लगा होगा कि 1-2 महीने मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन अब वो पछता रहे हैं। अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, वो एनटीपीसी एग्ज़ाम भी नहीं दिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई हो नहीं पाई थी उनकी। अपने खुशी में डूब गए थे वो, मेरी ज्वाइनिंग होने वाली है, अपने घर पे ही हम ज्वाइनिंग पा जाएंगे, अपने यूपी में ज्वाइनिंग पा जाएंगे। क्योंकि सर कई बच्चों का एम होता है पैसा कम मिले लेकिन हमको अपने घर भी देखना है, तो मेरी ज्वाइनिंग घर के आसपास हो। तो उसके लिए वीडियो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था कि आपको अपने घर के अगल बगल, अपने ज़िले में या अपने राज्य में आपको ज्वाइनिंग मिल जाती। लेकिन इसके लिए एसआईटी जाँच बैठा, और सर एसआईटी जाँच भी आप देखिए कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया, लगभग 10-15 दिन वेरिफिकेशन शुरू हो गया था, कुछ बच्चों का वेरिफिकेशन हो भी गया। उसके बाद कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, तो अचानक बीच में क्या बोल दिए, एसआईटी जांच बैठ गई। वो भी हमको मालूम कब पड़ा, हमको 3-4 महीने के बाद मालूम पड़ा कि एसआईटी जांच बैठी हुई है। और सुनने में आ रहा है एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है, लेकिन उसके बाद भी सरकार की कोई मंशा नज़र नहीं आ रही है कि ज्वाइनिंग कब देगी कब नहीं देगी। और ये पूरा सरकार ने ही इस पर रोक लगाया है। ये भी सब कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इस पर रोक केवल सरकार का ही है, आयोग अपना सारा काम कर लिया है। सर 1955 पोस्ट, आप खुद देखते होंगे कितनी कम पोस्ट है, और 1.5 साल के ऊपर इसका रिजल्ट आया हो गया है। तो सरकार की मंशा नहीं नजर आ रही है कि वो ज्वाइनिंग देना चाहती है। आगे देखिए क्या होता है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को एक ऐसी घोषणा करनी चाहिए कि हमारे पास रोज़गार देने के लिए फंड नहीं है, हम 4-5 सालों तक क्या है रोज़गार नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से स्थितियां अगर हम देखें तो यूपी SSSC के पास लगभग 24 वैकेंसीज ऐसी हैं जो फंसी हुई हैं, जिनका रिजल्ट उन्होंने जारी करना बाकी है अभी। और लगभग उनमें से 2-3 वैकेंसियों को अगर हम देखें तो पिछले 7-8 महीने में उन्होंने थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की, परंतु क्या, सिर्फ रिजल्ट ना कि ज्वाइनिंग।
तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि टाइमली ज्वाइनिंग न करवाना कहीं न कहीं युवाओं में एक डिप्रेशन का कारण है और मजबूरन वो सुसाइड करने के लिए विवश हैं। क्योंकि जो बच्चा 10 बाई 10 के कमरे में रहता हो, कोचिंग की फ़ीस देता हो मंथली, और कोचिंग उद्योग देखिए किस तरीके से फल फूल रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? सर, कोचिंग उद्योग में अगर देखा जाए तो मैं भी विद्यार्थी के साथ साथ मैं भी एक कोचिंग पढ़ाता हूँ सर। तो मेरे कोचिंग का भी यही हाल है। मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ मतलब बच्चे कोचिंग कैसे करें जब कोई वैकेंसी आनी नहीं है, वैकेंसी कोई पता नहीं है, आ भी रहा है तो ज्वाइनिंग कब होगा इसका पता नहीं, कट ऑफ कहाँ से कहाँ जा रहा है इसके बारे में कोई पता नहीं। तो बात है सर, बच्चे भी अपना घर बैठ के कहीं ऑनलाइन पढ़ ले रहे हैं, कहीं हिम्मत हार गए हैं, कुछ बच्चे अपना बाहर जाके प्राइवेट जॉब करने लगे हैं। सर हर किसी के हिम्मत नहीं होता कि वो 5 साल 6 साल 7 साल, और सर घर पे लोगों का सपोर्ट भी नहीं मिलता कि 5-6 साल बाहर जाकर खुद तैयारी कर पाएँ। सर कोचिंग उद्योग भी बहुत ही कम हो गया है। कुछ गिने चुने शहरों में भी गिने चुने कोचिंग ही फल फूल रहे हैं, वरना सर सबका हाल, कोचिंग शिक्षकों का हाल बहुत ही बुरा है। एक तो सर दिक्कत ये होती है, कोचिंग शिक्षक के बारे में कहना चाहूँगा, कोचिंग शिक्षक भी अपना कोई ना कोई 1-2 विषय ही पढ़ाते हैं, इसी चक्कर में वो खुद कहीं ज्वाइनिंग नहीं पा पाते। सर सुबह से शाम तक कोई इतिहास पढ़ा रहा है, कोई भूगोल पढ़ा रहा है, कोई गणित पढ़ा रहा है, कोई अंग्रेजी पढ़ा रहा है, कोई हिंदी पढ़ा रहा है। तो और परीक्षा में क्या आता है, आपको हर विषय पढ़ना है। तो कोचिंग शिक्षक एक उम्मीद में सोचते हैं कि उन्हें अपने घर का गुजारा भी करना है, इसी चक्कर में वो एक ही विषय दिन रात पढ़ा रहे हैं, उसी पर मेहनत कर रहे हैं, और बच्चे सारे विषय पढ़ तो रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं आ रही है, इस चक्कर में वो भी बहुत दुखी हैं। तो सब मिला के सर हाल बहुत ही दुखी है, शिक्षकों का भी और विद्यार्थियों का भी। तो मेरी मोदी सरकार से और योगी सरकार से यही गुजारिश है कि वो इस पर ध्यान दें और इसका निवारण जल्द से जल्द करें, ताकि बच्चे नए ऊर्जा से, नए जोश के साथ एक बार फिर से अपना कोचिंग ज्वाइन करें और परीक्षा की तैयारी करें और अपने ज़िले का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें और खुद में एक आत्मस्वाभिमान के साथ जी सकें, लोगों की आंखों में आंखें डालकर कुछ बोल सकें। वरना सर हाल ये है कि बच्चे अपने घर नहीं जा रहे हैं, बच्चे अपने गाँव नहीं जा रहे हैं, गाँव में कोई मिल रहा है तो गाँव में पूछ रहा है भैया आपका क्या हुआ, आप 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से इलाहाबाद गए हैं, आखिर कर क्या रहे हैं आप। वो अपने रिश्तेदारी नहीं जा रहे हैं सर, वो किसके यहाँ जाएं, सारे रिलेटिव पूछते हैं कि आखिर सर आप क्या कर रहे हैं, आपकी ज्वाइनिंग कब हो रही है, आपका एग्जाम निकला भी नहीं निकला। सर लोग तो यहाँ तक शक कर लेते हैं कि आपकी अभी एग्जाम निकला ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि परीक्षा आयोग का क्या हाल है, योगी सरकार का क्या हाल है। तो सर हाल बहुत ही दुखी है। तो गुजारिश बस यही है, सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है कि वे सब कुछ भूल कर अपना जोश के साथ उनको पढ़ना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट को दोष देकर कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन वही है कि आपको गवर्नमेंट के खिलाफ सर आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप इससे पीछे हटें तो ये सब गलत है। आप भी ट्वीट करें, मोदी रोजगार दो, इस पर आप ट्वीट करें, ये हमारी 2 दिन से अभी ट्रेंडिंग पर चल भी रहा है। तो आपको सर यहाँ पे उनका सपोर्ट करना चाहिए और सारे शिक्षक ये हमारे विद्यार्थियों का सपोर्ट करें, उनसे भी हमारी गुजारिश है। देखिए 2 चीज़ें हमेशा याद रखें, एक तो गलत को हमेशा गलत कहें, वो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी सरकार क्यों ना हो, अगर वो रोज़गार नहीं दे रही तो ये सबसे बड़ा क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। हम क्या हैं, जैसे कि चुनाव आयोग भारत में है, इतने बड़े स्तर पर दुनिया में सबसे बड़ा चुनाव भारत में होता है, एक फिक्स डेट होती है कि इस दिन चुनाव अनाउंस होगा, इस दिन वोटिंग होगी, इतने चरणों में वोटिंग होगी और इस दिन फाइनली रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। एक मतलब इस तरीके से अगर हम संसद की बात करें तो संसद में 42% इस समय रेपिस्ट और ऐसे सांसद बैठे हैं जो बड़े बड़े मुकदमे, संगीन अपराधों में क्या हैं, संलिप्त हैं। तो उनके लिए अगर हम एक फिक्स डेट पर चीज़ें घोषित कर सकते हैं तो हम अपने भारत के भविष्य के लिए क्यों ना एक फिक्स डेट पर चीज़ों को करवाएं कि फिक्स डेट पर एग्ज़ाम हो और वो भी साफ़ सुथरा हो, पेपर इनके सही हों, इनकी स्केलिंग सही हो, नॉर्मलाइजेशन सही हो। दूसरी बात ज्वाइनिंग हो, ज्वाइनिंग की डेट आए, उसके बाद कहीं जाके टाइमली ज्वाइनिंग हो। ये सब प्रक्रिया मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग से ज़्यादा कठिन होगी, क्योंकि सरकारें इतना संलिप्त हैं हर इस चीज़ में, जितनी चीज़ें उसमें दोषी मैं सरकारों को ही मानता हूँ। आप क्या कहेंगे इस पर? सर अभी जैसा आपने कहा लोकतंत्र के बारे में, तो भारत को लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आप सब जानते भी हैं। अब जब से मोदी सरकार आई है आप देख ही रहे हैं लोकतंत्र में रैंकिंग भारत की पीछे होती जा रही है। तो लोकतंत्र में भी ये अपने आप को सुधार नहीं कर पा रहे हैं। और सर दुख तो होता है भारत की मीडिया को देखकर, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाती है। मीडिया को सोचते हैं मीडिया के बारे में तो सर अपशब्द के अलावा कुछ निकलता ही नहीं है।
सारे मीडिया उठा के देख लीजिए, एक दो मीडिया को छोड़, जैसे लल्लन टॉप मैं देख रहा हूँ कि 2 दिन से वो विद्यार्थियों की आवाज़ सामने लेकर आ रहा है। लल्लन टॉप के अलावा सर मैं देखा कि कोई भी मीडिया चैनल, मान लीजिए 1-2 मीडिया चैनल अभी शुरुआत किए हैं, आज तक वाले भी अभी दिखाए थे, लेकिन सर 2-3 साल से आप देख लीजिए कि मोदी सरकार जब से आई है तब से कोई भी मीडिया ये मुद्दा सामने लेकर नहीं आया कि रोजगार कहाँ से कहाँ आया, कितने रोजगार मिले हैं, कितनों की नियुक्ति हुई है, इसके बारे में कोई मीडिया सर कोई बात नहीं करता। मुझे आश्चर्य होता है कि उन मीडिया वालों के घरों में भी कुछ बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, उनके रिलेटिव भी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन सर मीडिया मतलब कि सरकार के आलोचना करना, सरकार के कार्यों को दिखाना, लेकिन सर केवल एक काम कर रही है, ये सरकार के सारे अच्छे कार्यों का ही अच्छे से दिखा रही है और सरकार में जो भी कमी है उसके बारे में कोई भी मीडिया कुछ बोलना नहीं चाहती। पता नहीं उन पर क्या दबाव है, अगर सर दबाव होगा भी तो उनको चाहिए इसके बारे में कुछ बात करें। और हमें पर्सनली मैं चाहता हूँ, मेरी सभी गार्जियनों से सर बहुत ही अपील है कि वो सब, कोई भी बच्चा अगर मोदी के बारे में कुछ भी बोले तो उसको आप देश विरोधी नज़र से न देखिए। सर बड़ी गलत बात यह है, मैं अपने घर में कहीं भी, दूसरों घर में, मेरे कुछ दोस्त भी हैं सर, मैं वहाँ पर जाता हूँ, कहीं भी आप कुछ मोदी के बारे में सर कुछ भी बोलिए, उनकी नीतियों का आप थोड़ा भी खंडन करिए तो सर तुरंत वहाँ पे लोग मन में अपनी धारणा क्या ले चले आते हैं कि आप तो देश विरोधी हैं, आप हिंदू विरोधी हैं, आप धर्म विरोधी हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी हिंदू हूँ सर। जितने भी न्यूज इसमें शिक्षक हैं, चाहे अभिनय शर्मा सर हुए, गगन सर हुए, निर्मल गहलोत सर हुए, उत्कर्ष क्लासेज के सर, सारे लोग सर सरकार सहमत होते हैं, सरकार के अच्छे कार्यों से सहमत होते हैं, लेकिन सर वो भी हिंदू हैं, वो भी मंदिर जाते हैं, लेकिन मोदी के गलत कार्यों के बारे में आलोचना करने पर तुरंत पूरा दुनिया उनको मोदी विरोधी या बीजेपी विरोधी नज़र से देखे, अच्छी बात है, लेकिन सर देश विरोधी देखे, बहुत ही गलत बात है। तो हमको सभी जनता से हमारी अपील है कि उनका सपोर्ट करें। मैं खुद मोदी के अच्छे कार्यों की प्रशंसा करता हूँ, जैसे कि 370 हुआ, उसको हटाए, बहुत ही अच्छा काम किए। ठीक है, राम मंदिर बनाए, वो भी कहीं ना कहीं ये बंटवारा कर दिए, जो भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा चल रहा था, सारे जो भी आ रहे थे सारे सरकार, वो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे, कम से कम वो मुद्दा समाप्त हो गया। और मैं हिंदू हूँ इसलिए मुझे खुशी भी है कि राम मंदिर बना, लेकिन सर मोदी के जो भी गलत कार्य हैं उनके बारे में हमें आलोचना करने का हक है और सबको चाहिए कि सब उनकी आलोचना करें, उनके बारे में ट्वीट भी करें, जिससे यह सरकार स्टूडेंट के बारे में कोई अच्छा कार्य कर पाए और अच्छी योजना बना पाए, जिससे हमारा बच्चों का भविष्य अच्छा हो। चलिए, इसी के साथ हम अविनाश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना समय दिया हमारे साथ। और ऐसे स्टूडेंट तथा उनके अभिभावकों से एक अपील करना चाहेंगे कि अपने बच्चों का हमेशा हर हाल में सहयोग करें, क्योंकि अगर आप उनके पीछे नहीं खड़े होंगे तो सरकार पीछे नहीं खड़ी होगी। याद रखिएगा, अपने बच्चों का हर एक सेक्टर में हमेशा उत्साहवर्धन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।